हेलो डॉक्टर्स, महेश जी की बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश गौतम और महेश जी की बायोलॉजी में स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी पीवाईक्यू सीरीज फॉर नीट। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रही है। पीवाईक्यू सीरीज आपको एवरी मंडे उपलब्ध होगी। हर सोमवार को आपको ये सीरीज अवेलेबल होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि पीवाईक्यू करना क्यों ज़रूरी है। देखो बेटा, पीवाईक्यू करने से हमें नीट या किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आइडिया मिल जाता है कि किस टॉपिक और सब टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, कम पूछे जाते हैं, और इससे बड़ी बात कि किस टॉपिक से किस पैटर्न और किस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक तरह से हमें आइडिया मिल जाता है कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि यदि हम सभी सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 10 से 15 साल के पीवाईक्यू कंप्लीट कर लेते हैं तो ये समझ लो कि हमारा 75% सिलेबस ऑटोमेटिकली ही कंप्लीट हो चुका है। इससे हमारा थ्योरी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है, हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। ये शुरू करते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन पीवाईक्यू सीरीज़ का। सामने लिखा हुआ है द थैलोइड बॉडी ऑफ स्लैम मोल्ड इज नोन एज। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2006 में और टॉपिक है डाइवर्सिटी इन प्लांट, या यूँ बोल सकते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है और हमें याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। देखो, स्लैम मोल्ड जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाता है, प्लाज्मोडियम बनाता है, और इसकी थैलोइड बॉडी को भी हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम ही बोलते हैं। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब ये क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2007 में आया हुआ है, AIPMT में लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैम मोल्ड। स्लैम मोल्ड का एग्जांपल बताना है तो डायरेक्ट याद रखना है फाइसेरम, बाकी के एनाबीना, राइजोपस और थायोबैसिलस ये सब क्या है, बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस। देखो बेटा, दो तरह की कंडीशन मिलती है हमें, एक तो मिलते हैं होमोस्पोरस कंडीशन और एक मिलती है हेटेरोस्पोरस कंडीशन। होमोस्पोरस कंडीशन का मतलब स्पोर सेम साइज के हों या सिमिलर हों तो उसको बोलेंगे हम होमोस्पोरस कंडीशन, और एक मिलेगी हेटेरोस्पोरस जिसमें मेल गैमेट छोटा और फीमेल गैमेट बड़ा हो तो इसको बोलेंगे हम हेटेरोस्पोरस कंडीशन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस। ये क्वेश्चन आया था AIPMT 2008 में। डायरेक्ट आंसर लगाएंगे हम साल्विनिया, सिलेजिनेला, इधर से एजोला, मार्शिलिया, ये सब क्या है, हेटेरोस्पोरस कंडीशन शो करते हैं किसमें, टेरिडोफाइटा में। और यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, टेरिडोफाइटा के, लेकिन ये सब क्या है, होमोस्पोरस। तो साल्विनिया यहाँ पर क्या हो गया, हेटेरोस्पोरस। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय स्पीसीज ऑफ। कौन सी स्पीसीज से बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस होता है, तो जेंथोमोनास। डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि रटने वाला क्वेश्चन है, आया था 2008 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस। AIPMT 2010 का क्वेश्चन है। दो तरह की टर्म यूज करते हैं, मोनोसियस और एक होती है डायोसियस। मोनोसियस का मतलब बाइसेक्सुअल और डायोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ पर पहला है एग्जाम्पल, नहीं, जो साइकस होता है वो मोनोसियस नहीं होता, ये होता है डायोसियस, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल नहीं होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। पाइनस जो होता है बाइसेक्सुअल होता है और मोनोसियस कंडीशन को शो करता है। डेड पाम डायोसियस, मार्केंशिया डायोसियस का मतलब मैंने क्या बताया कि यूनिसेक्सुअल। सपोज करो कि ये मार्केंशिया है, ये भी मार्केंशिया है, लेकिन ये इसका मेल वाला है और ये फीमेल वाला थैलस है, मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल अलग अलग मिलेंगे, यूनिसेक्सुअल हो गए, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, डायोसियस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, मोनोसियस हमें बताना है, पाइनस इसका एग्जाम्पल होगा। अगला क्वेश्चन है रटने वाला है, 2010 में आया था, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट कॉज्ड बाय। ये आंसर हो जाएगा पक्सीनिया। अगर स्टेम का स्मट पूछते हैं तो अस्टिलेगो हो जाता है। ये दोनों ही क्या है, फंजाई है। तो ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया। याद रखना है, पक्सीनिया रस्ट करेगा, अस्टिलेगो स्मट करेगा। आगे बढ़ते हैं, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, करेक्ट और इनकरेक्ट इसका पैटर्न हो जाएगा। लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है, कॉम्बिनेशन बताना है करेक्ट वाला। तो देखो, पहला लिखा हुआ है मैथेनोजन्स आर की बैक्टीरिया, बिल्कुल सही। मैथेनोजन क्या होते हैं, आर की बैक्टीरिया होते हैं, विच प्रोड्यूस मीथेन। सही बात है, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं कहाँ पर, मार्शी एरिया में। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा, सही हो गया। अगला लिखा हुआ है नोस्टॉक एज फिलामेंटस बीजीए, बिल्कुल सही। नोस्टॉक जो होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है। विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि
जो नोस्टॉक होता है उसके पास एक स्पेशल सेल होती है जिसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, जहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। बाकी की जितनी भी सेल्स होती है वो फोटोसिंथेटिक होती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अगला लिखा हुआ है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेल्यूलोज फ्रॉम ग्लूकोज। नहीं बेटा, ये गलत हो गया। चाहे फोटोसिंथेसिस हो चाहे कीमोसिंथेसिस हो, वहाँ पर क्या बनता है फाइनल, ग्लूकोज। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोज से सेल्यूलोज बना रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया है। अगला है माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल। बिल्कुल सही, मोनेरा का मेंबर है। मोनेरा के मेंबर में क्या मिलती है, सेल वॉल मिलती है हर मेंबर में। लेकिन माइकोप्लाज्मा ऐसा एग्जाम्पल है या मेंबर है जिसके पास सेल वॉल नहीं मिलती है, ये याद रखना है। माइकोप्लाज्मा मोनेरा का वो मेंबर है जिसके पास सेल वॉल नहीं मिलती। अगला लिखा हुआ है कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये सबसे स्पेशल कैरेक्टर है माइकोप्लाज्मा का कि ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। ऑक्सीजन तो चाहिए इसको, लेकिन बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। तो हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ए सही है, बी सही है और डी सही है, सी को छोड़कर। ठीक है, सी गलत हो गया है। बढ़ते हैं आगे। 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, रेपलम इज प्रेजेंट इन ओवरी ऑफ। रेपलम मिलना किसका कैरेक्टर है, ब्रेसिकेसी फैमिली का या क्रूसीफेरी फैमिली का। सनफ्लावर यहाँ पर दिया है, सनफ्लावर मतलब कंपोजिटिव फैमिली, तो ये गलत हो गया। पी लेग्यूमिनोसी, लेमन लेमन सिट्रेसी गलत हो गया। और मस्टर्ड ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी का मेंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मस्टर्ड। रेपलम मिलना ब्रेसिकेसी फैमिली का कैरेक्टर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि AIPMT 2009 में आया है। लिखा हुआ है कोटिलिडन एंड टेस्टा रेस्पेक्टिवली आर एडिबल पार्ट इन। मतलब हम कोटिलिडन किसका खाते हैं और टेस्टा किसका खाते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, डायरेक्ट बताऊंगा क्योंकि ग्राउंड नट इसका हम क्या खाते हैं, कोटिलिडन खाते हैं। और अनार पोमेग्रेनेट इसका क्या खाते हैं, टेस्टा। टेस्टा क्या होता है, आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड टेस्टा। तो यहाँ पर हम जो अनार के दाने खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, एक तरह से टेस्टा खा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। ये आया हुआ क्वेश्चन है नीट 2016 में, मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। देखो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन में दिए हैं वो सब किसके हैं, स्टेम मॉडिफिकेशन की, केवल एक को छोड़कर। अब वो देखेंगे कौन सा है। पहला लिखा हुआ है पिक्चर ऑफ नेपेंथीज, पहला ही गलत हो गया क्योंकि जो एक घड़े जैसी स्ट्रक्चर बनती है नेपेंथीज में वो किसके मॉडिफिकेशन से बनती है, लीफ के मॉडिफिकेशन से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पिक्चर ऑफ नेपेंथीज। इसके अलावा थोर्न ऑफ सिट्रस, जो सिट्रस में कांटे जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन। टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर, जो खीरा ककड़ी का बेल होती है उसमें जो टेंड्रिल होती है वो भी क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपनशिया, हमें पता है कि ओपनशिया में क्या होता है, चपटा हो जाता है उसका स्टेम और वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो ये भी क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन। तो पिक्चर ऑफ नेपेंथीज इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी मॉर्फोलॉजी से लिया है। कोटिलिडन ऑफ मैज ग्रेन इज कॉल्ड। जो मेज होता है उसके कोटिलिडन को क्या नाम दिया है, स्क्यूटेलम। याद रखना है, मोनोकोट के जितने भी कोटिलिडन है उसको हमने एक स्पेशल नाम दिया है, स्क्यूटेलम। बढ़ते हैं आगे। जबकि एक और बात, जबकि डाइकोट के कोटिलिडन को क्या नाम दिया है, कोटिलिडन ही बोलते हैं हम उसको, लेकिन मोनोकोट के कोटिलिडन को हम क्या बोलेंगे, स्क्यूटेलम। तो यहाँ पर पूछा है कोटिलिडन ऑफ मेज, मेज किसका मेंबर है, मोनोकोट्स का। तो मोनोकोट का है तो इसका मतलब इसके कोटिलिडन को क्या नाम देंगे हम, स्क्यूटेलम। बढ़ते हैं आगे। ये है क्वेश्चन 2007 और टॉपिक हो गया यहाँ पर रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो लिखा हुआ है द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ETS इज द फॉर्मेशन ऑफ। किसका फॉर्मेशन है, मतलब हम ग्लाइकोलाइसिस चला रहे हैं, हम क्रेब्स साइकिल चला रहे हैं और फाइनली ETS चला रहे हैं, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन चला रहे हैं। तो ये इसका फाइनल गोल क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड बनाना, नहीं कतई भी नहीं। ATP इन स्मॉल, ये बीच में गलत स्पेस देना था, ATP इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट, बिल्कुल सही। देखो बेटा, ग्लाइकोलाइसिस चलाएंगे, क्रेब्स साइकिल चलाएंगे, ETS चलाएंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलेगा, तो इससे क्या बनेगा, ATP बनेगा। अगर हम एकदम से ही पूरा प्रोसेस चला देंगे या चलता है अपने आप ही, अगर अचानक से पूरा का प्रोसेस एक साथ ही हो जाएगा तो क्या होगा, हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी जो कि पूरी सेल को या पूरी बॉडी को क्या कर देगी, डैमेज कर देगी। तो ग्लाइकोलाइसिस चलाना, क्रेब्स साइकिल चलाना, ETS चलाना, इसका उद्देश्य क्या है, ATP बनाना, लेकिन स्मॉल स्टेप्स में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ATP इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट। तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, ATP इन वन लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नहीं, ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर एक ही बार में पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरी सेल जल जाएगी, पूरी बॉडी ही खत्म हो जाएगी।
शुगर का फॉर्मेशन करना? नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2। अगला क्वेश्चन है AIPMT 2009 में आया हुआ क्वेश्चन, लिखा हुआ है एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज एप्रोप्रिएटली टर्म्ड। देखो, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसको हम कौन सा प्रोसेस बोलेंगे? कैटाबोलिक बोलेंगे, एनाबोलिक बोलेंगे, या क्या बोलेंगे? देखो, जब रेस्पिरेशन चलेगा तो ये जनरली कौन सा वाला प्रोसेस है? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेकडाउन होगा सिंपल मॉलिक्यूल्स में, लेकिन बीच में जो इंटरमीडिएटेड बनेंगे वो क्या करेंगे? फॉर्मेशन का काम करेंगे। तो जनरली मोस्टली ये क्या है? कैटाबोलिक, लेकिन ये एनाबोलिक भी है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? कैटाबोलिक भी है और एनाबोलिक भी है, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं? एम्फीबोलिक पाथवे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एम्फीबोलिक पाथवे। इसी के अपोजिट अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक पाथवे है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाइंड होकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो वो पूरी तरह से क्या है? एनाबोलिक। लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो क्या है? कैटाबोलिक भी है और एनाबोलिक भी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमसे यूं पूछ लिया जाता है कि मोस्टली रेस्पिरेशन क्या है, तब हम क्या बोलेंगे? कैटाबोलिक। क्योंकि मोस्टली तो ये क्या है? ब्रेकडाउन का प्रोसेस है, लेकिन बीच में कुछ इंटरमीडिएटेड बनते हैं जो कि फॉर्मेशन का काम करने लग जाते हैं, तो वहां पर वो क्या हो गया? एनाबोलिक। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आया है ये नीट 2013 में विच ऑफ द मेटाबोलाइट्स इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। देखो बेटा, जनरली हम रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी मॉलिक्यूल को ले रहे हैं वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि ग्लूकोज ही ब्रेकडाउन हो, कभी कभी कंडीशन क्या बन जाती है कि लिपिड या फैट भी ब्रेकडाउन होते हैं और प्रोटीन भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन रेयर ही आती है। लेकिन अगर हम ग्लूकोज, फैट और प्रोटीन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो सभी को ऑक्सीडाइज करने के बाद जो कॉमन इंटरमीडिएटेड बनता है वो क्या है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम है। चाहे तुम ग्लूकोज को कर लो ऑक्सीडाइज, चाहे तुम फैट को कर लो ऑक्सीडाइज, चाहे तुम प्रोटीन को कर लो, ये तो बनेगा ही सही, एसिटाइल कोएंजाइम है। और एसिटाइल कोएंजाइम ही कहाँ पर जाता है? फिर क्रेब्स साइकिल में जाता है, फिर बाकी का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो सोच समझ के हमें आंसर लगाना है और एसिटाइल कोएंजाइम ए को ही लगाना है। देखो बेटा, ये इस तरह के मैंने यहाँ पर PYQ लिए हैं जो कई बार पूछे भी जाते हैं, बार बार में आते हैं, किसी भी तरह से ये मॉडिफाई हो जाते हैं और मॉडिफाई करके ही पूछे जाते हैं। आप चाहे 2026 का एग्ज़ाम दे लो, 27 का दे लो, 28 का दे लो, क्वेश्चन वही आएंगे, क्योंकि लिमिटेशन है। तो हमारी जो NCERT है वो क्या है? लिमिटेड है। बस उसकी जो लाइंस हैं उसको ही डिकोड करना ही सबसे बड़ी बात है, उसी को ही मॉडिफाई कर करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, PYQ करना ज़रूरी है। PYQ करने से हमारा 75% जो सिलेबस है वो अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। आपको ना तो किसी टीचर की ज़रूरत है, ना ही किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। क्यों बिगाड़ रहे हो 1.5 लाख रुपए, जब आप अपने आप से ही तैयारी कर सकते हैं। रही बात कुछ डाउट की, तो इतने चैनल हैं, अच्छे अच्छे चैनल हैं। कहाँ पर? यूट्यूब पर। आप किसी भी चैनल पर जाइए, आपको हर तरह का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज्ड। ये आया है AIPMT 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन को, समझेंगे पहले कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में CO2 रिलीज किस में नहीं होती। एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा इन प्लांट तो CO2 रिलीज होगी, 100% होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा इन एनिमल, 100% CO2 रिलीज होगी। मतलब 100% का मतलब मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ कि निकलेगी, CO2 निकलेगी, चाहे वो प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है तो CO2 तो रिलीज होगी ही सही। एक आता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जब ग्लाइकोलाइसिस चलेगा तो पायरुविक एसिड बनेगा और फिर पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटल्डिहाइड में, और एसिटल्डिहाइड का क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड का हो जाएगा रिडक्शन, जिससे वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में, इथाइल एल्कोहल में। तो जब मैंने बोला कि पायरुविक एसिड एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है? CO2 रिलीज हो रही है, क्योंकि पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, और जब वो कन्वर्ट हो रहा है एसिटल्डिहाइड में तो वहाँ वो कितने कार्बन वाला है? 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, तो वहाँ पर CO2 रिलीज हुई है। तो बोलेंगे कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी CO2 रिलीज होती है। एक आता है लैक्टेट फर्मेंटेशन। लैक्टेट फर्मेंटेशन का मतलब हो गया कि पायरुविक एसिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? लैक्टिक एसिड में। मतलब यहाँ पर 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में ही कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा है। तो रेस्पिरेशन की वो प्रोसेस जिसमें CO2 रिलीज नहीं होगा वो कौन सी है? लैक्टेट फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड
फर्मेंटेशन। आंसर क्या हो जाएगा 4। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इस वाले क्वेश्चन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 2015 में आया था। लिखा हुआ है साइटोक्रोम आर फाउंड इन। साइटोक्रोम कहाँ पर पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डिंग फॉर्म में होती है, कोइलिंग फॉर्म में होती है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। तो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है, उसमें कोइलिंग हो जाती है, उसको एक स्पेशल नाम दिया है हमने क्रिस्टी। तो साइटोक्रोम कहाँ पर मिलते हैं? इनर मेम्ब्रेन में। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, इनर वॉल में मिलेंगे या इनर मेम्ब्रेन में मिलेगी कौन? साइटोक्रोम। तो क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टी मतलब इनर मेम्ब्रेन की कोइलिंग फॉर्म। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। लाइसोसोम और मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया गलत बातें हैं। तो याद रखना है साइटोक्रोम कहाँ पर पाए जाते हैं? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को हम नाम देते हैं क्रिस्टी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एन एंजाइम दैट कैन स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ बार्ले सीड्स इज। ये क्वेश्चन आया था सॉरी AIPMT 2006 में। यह है प्लांट ग्रोथ हार्मोन से क्वेश्चन। हमें यहाँ पर बताना है कि सीड जर्मिनेशन में कौन सा एंजाइम काम करता है। जाने कितनी बार आ गया ये वाला क्वेश्चन। तो उसका नाम है अल्फा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज बार्ले सीड में जर्मिनेशन का काम करता है, और इसका फॉर्मेशन करवाने का काम कौन करता है? एक नाम सुना होगा आपने, जिब्रेलिन। ठीक है, तो अल्फा अमाइलेज हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ। मतलब कौन से प्लांट हार्मोन की डिस्कवरी के लिए यहाँ पर फुलिश सीडलिंग जो डिजीज़ है वो किस हार्मोन से के क्या बोलूँ डिस्कवरी के लिए है। तो देखेंगे हम। तुमने एक कहानी सुनी होगी कि चावल की खेती की थी, और चावल की खेती में करने के बाद क्या हुआ कि अचानक से चावल लंबे लंबे हो गए, उसकी जो क्रॉप थी वो लंबी हो गई। तो वहाँ के जो किसान थे उन्होंने क्या बोला कि हमारे चावल के खेतों में जो चावल उगाए थे उनमें क्या हो गया है? पागलपन आ गया है, कि अचानक से वो लंबे हो गए, पतले हो गए, उनमें पीलापन आ गया। ऐसा क्यों हुआ? फिर बाद में देखा गया, साइंटिस्ट ने उसका एक्सट्रैक्ट निकाला और देखा उसके अंदर एक फंजाई थी जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई। उस फंजाई में से भी क्या निकाला? उसका रस निकाला और दूसरे राइस प्लांट में उसको अप्लाई किया, तो वो वाले राइस प्लांट भी क्या हो गए? लंबे हो गए, पतले हो गए, पीलापन आ गया उनके अंदर। तो बाद में पता कंफर्म हुआ कि वो जो केमिकल वहाँ पर उस फंजाई के अंदर था उसका नाम था जिब्रेलिन। ये जो जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड नाम दिया है वो फंजाई जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई के अकॉर्डिंग या उसी के बेस पर नाम दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है AIPMT 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लांट हार्मोन से ही क्वेश्चन है। लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। आंखें बंद करके आंसर लगा दो इसका। तो नहीं, आंखें खोलकर आंसर लगाना है एग्जाम में। एब्सिसिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। क्यों? ये स्ट्रेस कंडीशन में ही काम करता है। जैसे कि अगर लाइट या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो स्टोमेटा ओपन रहेगा तो क्या करेगा? ज़्यादा वाटर लॉस करेगा। तो ABA इस स्ट्रेस कंडीशन में क्या करता है? स्टोमेटा को बंद कर देगा, जिससे क्या होगा? वाटर लॉस कम हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन को कम कर दिया। इसी तरह से इसके और भी अलग अलग फंक्शन है जो कि हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन में के एप्लीकेशन में या उसके फंक्शन में देखते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ जाकर जरूर देखें। तो स्ट्रेस हार्मोन किसका नाम है? एब्सिसिक एसिड का। अगला क्वेश्चन है टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज। AIPMT 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका तो आंसर क्या होगा? सिग्मोइड। देखो, जो प्लांट का टिपिकल ग्रोथ कर्व बनता है वो कैसा बनता है? सिग्मोइड। लेग, लोग और TD या स्टेशनरी। लेग में जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है, उसके बाद एकदम से लोग वाली में क्या हो जाती है? बहुत तेज़ी से हो जाती है, और TD में क्या हो जाती है? वो कांस्टेंट हो जाती है। तो हमें सिग्मोइड ग्राफ मिलता है यहाँ पर। बढ़ते हैं आगे। सामने लिखा हुआ है वैस्कुलर टिश्यू इन फ्लावरिंग प्लांट डेवलप फ्रॉम। AIPMT 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा प्लीरोम। प्लीरोम क्या बनाता है? वैस्कुलर टिश्यू बनाता है। फेलोजन क्या बनाता है? कॉर्क कैम्बियम बनाता है। इसी तरह से डर्मेटोजन क्या बनाता है? एपिडर्मिस बनाता है। और बाकी की जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो कौन बनाएगा? पेरिब्लैम। तो हमारा क्या हो गया? प्लीरोम इसका आंसर हो जाएगा। याद रखना है प्लीरोम वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम बनाने का काम करता है। पेरिब्लैम जो भी रिमेनिंग पार्ट है कॉर्टेक्स वगैरह बनाने का काम करता है, और डर्मेटोजन एपिडर्मिस बनाने का काम करता है। जबकि फेलोजन तो अलग ही चीज़ है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर कॉर्क बनाने का काम करता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन था एनाटोमी से। अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन AIPMT 2008 में आया था। द लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड्स इन अ कल्म ऑफ शुगर केन इज़ वेरिएबल बिकॉज ऑफ। कि अगर हम एक शुगर केन को देखेंगे तो उसकी जो कल्म होती है उसमें इंटरनोड
जो रहती है उसकी लेंथ जो होती है वो डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण। पोजीशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड कोई मतलब नहीं है। साइज ऑफ लीफ लेमिना से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। और शूट एपिकल मेरिस्टेम से भी कोई बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इंटरनोड की बात चल रही है। इंटरनोड का मतलब तो आप जानते ही हो, ये क्या है नोड, ये क्या है नोड, और इनके बीच का जो ये इंटरनोड, तो कोई छोटा इंटरनोड मिलेगा कोई बड़ा मिलेगा। ऐसा क्यों मिलेगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण। अब बात आ रही है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता क्या है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये होता है कि देखो ये नोड है, यहाँ पर क्या मिल रहा है? मेरिस्टेम मिल रहा है। यहाँ पर भी क्या मिल रहा है? मेरिस्टेम मिल रहा है। और बीच में जो है पूरा का पूरा यहाँ पर क्या मिलेगा? परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू मिलेगा। अब दो परमानेंट टिश्यू, सपोज करो कि ये परमानेंट टिश्यू है और ये भी परमानेंट टिश्यू है, और इसके बीच में कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक रह जाती है, कुछ सेल्स मैच्योर नहीं हो पाती और वो मेरिस्टेमेटिक बनी रहती है। मेरिस्टेमेटिक बनी रहेगी तो उनमें डिवीजन होगा। तो कहीं पर ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है ज़्यादा रह जाता है तो वहाँ लेंथ बढ़ जाती है, कहीं पर कम रह जाता है तो वहाँ की लेंथ कम रह जाती है। बात समझ में आ रही है? व्हाट इज़ द इंटरकैलरी मेरिस्टेम? कि दो परमानेंट टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलेगी उसी को क्या बोलेंगे हम? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसी की वजह से क्या होता है, जो इंटरनोड होता है शुगर केन का, कहीं पर लंबा दिखाई देगा, कहीं पर छोटा दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम के नंबर पर ये डिपेंड करता है। जहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम ज़्यादा होगा वहाँ उस इंटरनोड की लंबाई ज़्यादा होगी, जहाँ पर कम होगा उस इंटरनोड की लंबाई कम होगी। हालांकि मेरे को इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी कर दिया, कोई बात नहीं। बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन आया था AIPMT 2008 में। क्वेश्चन लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेटरल मेरिस्टेम। देखो नाम क्या है? लेटरल मेरिस्टेम। एक तो होता है एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में जनरली कौन से मेरिस्टेम आते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा लेटरल मेरिस्टेम नहीं है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, अगला है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम दो बार लिख दिया, गलत हो गया। ये थर्ड वाला जो लिखा है ये है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, यहाँ पर आएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और फोर्थ है फेलोजन। अब देखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम ही है, प्राइमरी मेरिस्टेम ही है। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन कहाँ पर है? दो परमानेंट टिश्यू के बीच में, तो ये लेटरल मेरिस्टेम नहीं है। इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम मतलब जो कि किससे बने? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से बने। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स हैं वो डी डिफरेंशिएटेड होकर वापस क्या बनाएगी? मेरिस्टेम बनाएगी। लेकिन ये मेरिस्टेम जो बना दूसरी बार बना उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी मेरिस्टेम। और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये वही हैं जो कि प्लांट बॉडी की लेटरल ग्रोथ करवाते हैं, जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, और पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये इसकी पोजीशन कहाँ पर होती है? दो परमानेंट टिश्यू के बीच में है। इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये हो जाएंगे लेटरल मेरिस्टेम, जो कि प्लांट बॉडी की गर्थ बढ़ाने का काम करते हैं, लेटरल ग्रोथ करवाते हैं। और फेलोजन जो है वो है लेटरल मेरिस्टेम, क्योंकि ये भी कब बनता है? ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। और क्या करवाता है ये? कॉर्क का फॉर्मेशन करवाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा, जिससे प्लांट बॉडी की गर्थ बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है। तो फेलोजन लेटरल मेरिस्टेम है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये एक प्राइमरी मेरिस्टेम है जिसकी पोजीशन है दो परमानेंट टिश्यू के बीच में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अगला क्वेश्चन है AIPMT 2011 में आया हुआ क्वेश्चन, ये भी है एनाटॉमी से। लिखा हुआ है ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड। ग्राउंड टिश्यू में हम क्या इंक्लूड करते हैं? पहला ऑप्शन है ऑल टिश्यूज एक्सटर्नल टू एंडोडर्मिस, नहीं। अगला है ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल, बिल्कुल सही। देखो एक तो होता है ETS एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एक होता है GTS ग्राउंड टिश्यू स्टेम, है ना, सिस्टम, और एक होता है, सॉरी मैंने बोला GTS मतलब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और एक होता है VTS वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में कौन आ जाएगा? जो जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं। ETS में कौन आएगा? जो कि एपिडर्मिस बनाते हैं। और इन दोनों को छोड़कर जो बचा वही क्या है? GTS मतलब ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल। एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़कर जो भी बचा वही क्या है? GTS है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ, लेंटिसल्स आर इन्वॉल्व इन। देखो बेटा, लेंटिसल्स जो बनते हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ के
टाइम बनते हैं या उसी के बाद बनते हैं, और इनका फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ द गैस, गैस का एक्सचेंज करने का काम ये करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, लेंटिसल्स आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आया था AIPMT 2014 में। ये भी क्वेश्चन कहाँ से लिया है, एनाटॉमी से। लिखा हुआ है यू आर गिवन ए फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकोट स्टेम। आपको एक डाइकोट और एक डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट का 2 टुकड़े दे दिए गए हैं, ये डाइकोट स्टेम डाइकोट रूट, लेकिन देखने से हमें अभी पता नहीं लग रहा कि रूट कौन सा है और स्टेम कौन सा है। अब हमें इन दोनों टुकड़ों को देखकर ये बताना है कि डाइकोट रूट कौन सा है, डाइकोट स्टेम कौन सा है। तो हम इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं है, हमें केवल क्या देखना है, प्रोटोजाइलम देखना है। देखो अगर हमें ये देखो, प्रोटोजाइलम का मतलब पहली बार बनने वाला जो जाइलम होगा वो कहलाएगा पीजाइलम, प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, मेटाजाइलम। इसकी पोजीशन देखनी है हमें प्रोटोजाइलम की। अगर प्रोटोजाइलम हमें अंदर की तरफ दिख रहा है और फिर डेवलपमेंट कैसे होता है, प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम की तरफ, तो उल्ट यूँ जाएंगे हम अंदर से बाहर की तरफ। अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम एक्सार्च। क्या बोलेंगे, एक्सार्च, नहीं सॉरी गलत बोल दिया। अगर हमें प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है, मेटाजाइलम बाहर दिखाई दे रहा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम एंडार्च। और जो डेवलपमेंट हो रहा है जाइलम का वो कैसा हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, बाहर अंदर से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल जा रहे हैं, तो इस कंडीशन को हमने क्या बोला, सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट। और पोजीशन ऑफ द जाइलम क्या है, प्रोटोजाइलम एंडार्च। अगर हमें कुल मिलाकर बात यही है, अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है तो ये किसका हो गया, स्टेम का हो गया। अगर हमें प्रोटोजाइलम इस तरह से दिखाई दे रहा है, कैसे, ये इस तरह से, प्रोटोजाइलम की पोजीशन बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ, तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम एक्सार्च कंडीशन। तो डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा इसका, बाहर से अंदर की तरफ, मतलब सेंट्रीपिटल। अगर हमें प्रोटोजाइलम की पोजीशन बाहर की तरफ दिखाई दे रही है, एक्सार्च कंडीशन दिखाई दे रही है, तो ये किसका हो गया, डाइकोट रूट का। तो इस तरह से आज का जो हमारा पहला एपिसोड था PYQ सीरीज़ का वो कंप्लीट होता है। इसी तरह के फिर से हम PYQ लेकर आएंगे, तब तक के लिए बने रहें, PYQ करना ज़रूरी है। थैंक यू।